Welcome students. Welcome to GATE classes, an initiative by TechU faculties. My name is Mohit Kumar and I have done my Masters of Technology from IIT Bhubaneswar. Currently, I am teaching as an assistant professor in Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur under Bihar government. I have a teaching experience of over 5 years and I will be covering the analog communication part of the subject communication system. So let's start the preparation. Let's crack the gate. तो आज के लेक्चर में हम आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर और किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ ताकि हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर तक पहुँचें उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफसीसी रेगुलेशन की। एफसीसी रेगुलेशन है क्या? देखिए, जो भी आपका ट्रांसमिशन होता है वायरलेस, उसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती हैं जिन पे आपके डिवाइसेस बनते हैं, जिन पे वो डिवाइस काम करते हैं, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है? दो रीज़न होता है। पहला रीज़न, सारे कंपोनेंट्स जो होता है वो कोई एक कंट्री नहीं बनाता, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से बनते हैं। तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए आपका मान लीजिए 500 किलो हर्ट्ज पे काम कर रहा है और उसको बी के साथ मिलेगा तभी रेडियो बन पाएगा, और कंपोनेंट बी 800 किलो हर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो आप दोनों को नहीं मिला पाएंगे। तो ताकि एक दोनों कंपोनेंट एक ही सिस्टम के एक दूसरे से कॉम्पैटिबल हो, इसलिए एफसीसी नाम की एक बॉडी ने आपको रेगुलेट कर दिया कि अगर आपको एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट करना है तो आपके कंपोनेंट्स का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होना चाहिए, और अगर आप एफएम को ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होना चाहिए। पहला रीज़न हो गया कॉम्पैटिबिलिटी, और दूसरा रीज़न आपका यह हो गया कि आप किसी भी रेंज में अगर कोई भी ट्रांसमिट करने लगे अपने मनचाहे हिसाब से तो इन्फॉर्मेशन ओवरलैप होने लगेगा और अननेसेसरी नॉइस क्रिएट होगा। तो आपका नॉइस रिडक्शन ड्यू टू अननेसेसरी ओवरलैप ऑफ द इंफॉर्मेशन, इससे बचने के लिए आपका एफसीसी ने आपका कुछ रेंज फिक्स कर दिया है। तो हमारे जितने भी डिवाइस हैं उसी रेंज पे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी रेंज पे काम करते हैं। तो वो रेंज क्या है? तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका रेंज फिक्स किया गया है एएम ट्रांसमीटर वेव के लिए 550 से 1650 किलोहर्ट्ज और एफएम ट्रांसमीटर के लिए 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब भी आप रेडियो सुनते हो एफएम पे तो वो 88 से स्टार्ट होता होगा और 108 के बाद जाके वापस वो रिट्यून हो जाता है, 88 से वापस से सर्च करने लगता है। क्यों? क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही होगा एफएम में, और जब अगर आपको एफएम से एएम में कन्वर्ट करना होता है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रेंज ही होता है वही चेंज हो जाता है। यहाँ हम मेगाहर्ट्ज में ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ कैरियर फ्रीक्वेंसी आपका किलोहर्ट्ज में ट्रांसमिट होता है। तो जब भी हम एफएम से एएम वेव पे जाते हैं तो हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के रेंज को मेगाहर्ट्ज से किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं, और इसीलिए जो आपका रेडियो चैनल्स होते हैं वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही पाए जाते हैं। साथ में ही हर एक चैनल का आपका कोई एक चैनल पे कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो आपका बैंडविड्थ भी लिमिट कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से जो मन करे वो बैंडविड्थ भेज सकते हो। अगर आप एएम ट्रांसमिट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 10 किलोहर्ट्ज का ही बैंडविड्थ यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप एफएम ट्रांसमिट कर रहे हो तो मैक्सिमम 200 किलोहर्ट्ज का ही बैंडविड्थ यूज कर सकते हो। और एक और टर्म है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो हम आज के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, तो वो भी फिक्स किया गया है। एएम के लिए ये 455 किलोहर्ट्ज है और एफएम के लिए ये 10.7 मेगाहर्ट्ज है। तो ये नंबर्स जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नंबर से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे पीएसयूज में एक नंबर का। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अब जरा इनका मतलब समझने का कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं एएम वेव की बात करूं तो ये कह रहा है हमारा जो कैरियर होगा उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 550 किलोहर्ट्ज होगी। उससे ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी पे हम कभी भी कैरियर को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, और उसका जो बैंडविड्थ होगा वो आपका 10 किलोहर्ट्ज हो सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी अगर मैंने कोई एक सिस्टम डिजाइन किया है और हमारा सिस्टम आपका 550 किलोहर्ट्ज पे लाई करता है, उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी 550 पे लाई करता है, तो जो आपका ट्रांसमिशन होगा
वो मैक्सिमम 545 से लेके 555 10 किलोहर्ट्ज में ही हमें पूरा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है। इसके बाद दूसरा फ्रीक्वेंसी वेव मैं कहाँ पे भेज सकता हूँ, दूसरा चैनल मैं कहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्योंकि मुझे 10 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ रखना है तो दूसरा हमारा सेंटर्ड हो जाएगा 560 पे, ताकि यहाँ से भी 10 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ तो 555 से 565 पे हम भेज सकें, और ऐसे ही नंबर ऑफ चैनल्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक पर्टिकुलर जोन में, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एट अ टाइम कितने सारे एएम रेडियो चैनल आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आप कितने भी रेडियो चैनल ऑपरेट करो, कंडीशन ये है कि सारे रेडियो चैनल्स के बीच में कम से कम 10 किलोहर्ट्ज का गैप होना चाहिए, और वो रेडियो चैनल की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो 550 से 1650 के बीच में ही होनी चाहिए। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एएम चैनल्स, रेडियो चैनल आप नहीं रन कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रेंज में ही कर सकते हो। तो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई 550, जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 10 किलोहर्ट्ज का, और मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई 1650। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रेडियो चैनल आप कितना यूज कर सकते हो, तो जरा सोचो, मिनिमम वैल्यू है 550, बीच में जो गैप है वो है 10 किलोहर्ट्ज का, और जो मैक्सिमम है वो है 1650। तो क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है एएम का केस? अगर आप याद करो एपी का केस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 550 कॉमन डिफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट सेंटर हो जाएगा 560 पे, उसके बाद 570 पे, सिमिलरली करते हुए 1650 पे। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको यहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के फॉर्मूले यूज करके यह बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जोन में आप कितने एएम वेव को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकते हो फॉलोइंग द एफसीसी रेगुलेशन। एफसीसी रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यह आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सिमिलरली सेम चीज आपका एफएम ट्रांसमीटर वेव के लिए होता है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूं, यहां से मैं यह कंक्लूड करना चाहता हूं कि हम अपना जो भी सिस्टम डिजाइन करते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज पे ही डिजाइन होता है, किसी भी रैंडमली रेंज पे हम डिजाइन नहीं कर सकते, और वो रेंज आपका एफसीसी रेगुलेट करता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स की। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने डीमॉड्यूलेटर पढ़ा। अब डीमॉड्यूलेटर और रिसीवर में क्या अंतर है? देखिए, रिसीवर मतलब आप समझिए आपका कंप्लीट रेडियो का सेटअप हो गया, यानी उसमें एंटीना से लेके स्पीकर तक सब कुछ होना चाहिए। यानी हम गाना सुनना चाहते हैं, हम रिसीव करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा मैं सिर्फ इन्वेलप डिटेक्टर लगा दूंगा तो हम गाना रिसीव करके सुन लेंगे। उसके लिए इंफॉर्मेशन आना चाहिए, मेरा एंटीना उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना चाहिए, प्री प्रोसेस करना चाहिए, उसके बाद इन्वेलप डिटेक्टर में देगा, फिर इन्वेलप डिटेक्टर वहां से मैसेज निकाल के हमारे लाउड स्पीकर में देगा और लाउड स्पीकर बजाएगा। तो ये पूरा जो सर्किट हो गया इसको हम कह रहे हैं रिसीवर। कंप्लीट सर्किटरी को कहा जाता है आपका रिसीवर। और रिसीवर में आपका एक पार्ट होता है, रिसीवर का एक पार्ट होता है आपका डिटेक्टर, जो होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये जो रिसीवर्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में, कि किस तरीके से आपके जो रेडियो के रिसीवर्स हुए किस तरीके से आपके इनहाउस हुए, सबसे पहले क्या आया और धीरे धीरे उसमें क्या प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को हटाते हटाते राइट नाउ हम किस स्टेटस तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले जो रिसीवर यूज किया जाता था उसे कहते हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। अब ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आपको उसके सामने ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। अब यह ब्लॉक डायग्राम ध्यान में रखना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हम रिसीवर यूज कर रहे हैं, तो एक बात तो पक्का है, डिटेक्टर यानी डीमॉड्यूलेटर तो हमारा होना ही होना है। अब डिटेक्टर यानी डीमॉड्यूलेटर है तो डिटेक्टर का आउटपुट क्या होगा? ऑडियो एम्पलीफायर। अगर हम आपका रेडियो चैनल के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑडियो एम्पलीफायर होगा, तो आउटपुट आपका ऑडियो एम्पलीफायर होगा, और ये आउटपुट कहाँ जाएगा? स्पीकर या हेडफोन में हम इसका आउटपुट देंगे। तो ये चीज, तो ये जो बाहर के 3 कंपोनेंट हैं ये तो सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में होने हैं। साथ में ही अगर इनपुट साइड बोलूं तो एक एंटीना तो होना ही होना है, क्योंकि एंटीना ही तो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा।
अब क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इस रिसीवर का नाम है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग सर्किट, ऐसे एक नहीं ऐसे 2-3 सर्किट कैस्केड में लगा दिए हैं। क्यों कैस्केड में लगाए हैं इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। बस सिंपल सी बात है कि 2-3 आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग सर्किट को हमने इनपुट पे ट्यूनिंग में लगाया, उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया, ट्यून किया, और जो आउटपुट है उसको मेरे डिटेक्टर यानी कि डीमॉड्यूलेटर में दिया, डीमॉड्यूलेटर ने उसे डीमॉड्यूलेट किया, और जो मैसेज सिग्नल था उसको ऑडियो एम्पलीफायर में दिया। जो मैसेज सिग्नल था क्योंकि वो आपका बहुत कम रेंज में माइक्रोवोल्ट से मिलीवोल्ट में होता है, तो स्पीकर पे सुनने के लिए हमें उसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा, इसीलिए वो ऑडियो एम्पलीफायर में गया, और ऑडियो एम्पलीफायर ने अपना आउटपुट आपका हेडफोन या स्पीकर पर दे दिया। तो ये हो गया कंप्लीट आपका एक ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। तो यह जो डिटेक्टर का ब्लॉक है यह डिपेंड करेगा आप कौन सा ट्रांसमिशन यूज कर रहे हो। अगर आप एएम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका सिंपल सा चाहो तो एनवेलप डिटेक्टर हो सकता है, और अगर आप एफएम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फेज लॉक लूप भी हो सकता है। तो ये डिटेक्टर जो हमने डीमॉड्यूलेटर्स पढ़े हैं वो सारा होता है इस ब्लॉक के अंदर आ गया है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन विच यू आर यूजिंग। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो सब कुछ क्लियर है, बस एक कंपोनेंट नया है, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग सर्किट। तो ये क्या होता है जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है, ये बेसिकली आपका एक ऑसिलेटर होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा गेन प्रोवाइड करता है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सबसे ज्यादा गेन प्रोवाइड करता है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी, यानी पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी के लिए यह डिजाइन किया गया है और उस फ्रीक्वेंसी पे यह सबसे ज्यादा गेन प्रोवाइड करेगा। अब एक ऑसिलेटर डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एल और एक सी, यानी एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तो उनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। और हम जानते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, एफ आर दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी, where L is the inductance of the inductor and C is the capacitance of the capacitor। अब आइडियली हम क्या चाहते हैं, आइडियली तो हम यह चाहते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर हो, अगर इनपुट पे फ्रीक्वेंसी एफ आर हो जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो, तो वो गेन प्रोवाइड करे मैक्सिमम, और बाकी सारे फ्रीक्वेंसी पे वो कोई गेन ना दे, वो सिर्फ हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही गेन दे और कहीं पे कोई गेन ना दे। मगर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी नहीं, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ आपका राइज टाइम और कुछ आपका फॉल टाइम होना ही होना है। तो अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो आइडियल हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को पास करे, यानी बैंडविड्थ क्या हम चाह रहे हैं, एक एम्पलीफायर की आइडियल बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉजिटिव पॉसिबल फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आर माइनस एफ आर इक्वल टू 0। तो हम चाहते हैं कि आइडियली हमारी जो बैंडविड्थ हो वो 0 के बराबर हो और क्वालिटी जो हो वो सबसे बेस्ट हो। तो Q जो होता है इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो हम आइडियली चाहते हैं कि हमारा जो डिवाइस हो उसका जो क्वालिटी हो वो सबसे बेस्ट हो, यानी उसकी क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू आपकी इंफिनिटी के बराबर हो, Q शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी, एंड इन दैट केस द बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 0, यानी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने वाला है और बाकी किसी को नहीं करने वाला। मगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने वाला है, और ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो उसका बैंडविड्थ हो जाएगा। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एफ एच माइनस एफ एल के बराबर हो जाएगा। अब तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर हम दो एम्पलीफायर लेते हैं और एक एम्पलीफायर जिसका बैंडविड्थ आपका बहुत कम हो, 0 हो, तो वो हमारा सबसे बेस्ट एम्पलीफायर है, और जिसका बैंडविड्थ ज्यादा हो तो वो हमारा बेस्ट एम्पलीफायर नहीं है, वो थोड़ा सा उससे खराब एम्पलीफायर है। यानी एक एम्पलीफायर की क्वालिटी उसके बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है। तो हम कह रहे हैं अगर बैंडविड्थ उसका बहुत कम है तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और अगर उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहे हैं तो जो एम्पलीफायर है उसकी क्वालिटी हमारी डिक्रीज कर रही है।
तो क्या मैं यह लिख सकता हूं द क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ? बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है तो हमारी क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, और बैंडविड्थ डिक्रीज कर रहा है तो क्वालिटी इंक्रीज कर रही है। दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ एनी ट्यून एम्पलीफायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वालिटी फैक्टर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैसे हटेगा? तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो ये आपका, यहां पे मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा है, आप उल्टा भी लिख सकते हो चाहो तो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ। और अगर आप बैंडविड्थ को ऊपर ले जाओगे तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई क्वालिटी फैक्टर। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर को रिलेट करने वाला फॉर्मूला। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में यह रखना है कि आइडियली हम चाहते हैं कि हमारा जो फिल्टर हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट को एम्पलीफाई करे, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को वो एम्पलीफाई न करे। यानी हम चाहते हैं बैंडविड्थ हमारा कम से कम हो, 0 हो, मगर प्रैक्टिकली यह नहीं होता। तो अगर हमारा बैंडविड्थ 0 है यानी क्वालिटी बेस्ट है, इन्फिनिटी है। अगर हमारा बैंडविड्थ ज्यादा है यानी क्वालिटी हमारा कम है। और इन अदर वर्ड्स बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर, दैट इज Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बैंडविड्थ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम आपका कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दैट इज द फॉर्मूला विच वी कम इज bandwidth is equal to resonant frequency divided by quality factor। अब इस फॉर्मूले में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? यह जो टर्म हमारा क्वालिटी फैक्टर आया, यह डिपेंड करता है आप किस तरीके के मटेरियल को यूज करके, किस तरीके के कैपेसिटर और इंडक्टर, किस तरीके के मटेरियल्स को यूज करके अपना एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हो, कितना अच्छा क्वालिटी का आप मटेरियल यूज कर रहे हो। यानी यह जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो एक एम्पलीफायर के जो मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो एक बार आपका एम्पलीफायर बन गया तो उसका आप क्वालिटी फैक्टर चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार एम्पलीफायर बन गया तो क्वालिटी फैक्टर फिक्स हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस कंपोनेंट का आपका इंडक्टर और कैपेसिटर बना हुआ है। यानी ये जो क्वालिटी फैक्टर है एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर के लिए फिक्स हो जाएगा, बनने के बाद आप उसको चेंज वैरी नहीं कर सकते हो। तो क्या वैरी कर सकते हो? बैंडविड्थ को और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। तो इन दोनों को हम चेंज करके देखेंगे कि ट्यून एम्पलीफायर का प्रॉब्लम क्या आता है। और क्वालिटी फैक्टर की आइडियल केस, तो आइडियली तो मैंने बोल दिया क्वालिटी फैक्टर शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी, मगर आप कोई भी कंपोनेंट क्यों ना यूज करो, जो हाईएस्ट क्वालिटी फैक्टर हमने अभी तक अचीव किया है वो 160 से 180 के बीच में होता है, इनफाइनाइट तक हम नहीं जा पाते। दैट इज द मैक्सिमम अचीवेबल क्वालिटी फैक्टर इज इन द रेंज ऑफ 160 टू 180। अब इसके चलते क्या प्रॉब्लम आता है, यानी कि ट्यून एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम आया कि हमें इसके आगे जाना पड़ा, सोचना पड़ा। ठीक है, तो जरा सोचते हैं प्रॉब्लम क्या है ट्यून एम्पलीफायर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्वालिटी फैक्टर यानी Q को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि Q आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो मैं क्या चेंज करूंगा? बैंडविड्थ चेंज करूंगा। अब आप सवाल ये पूछ सकते हो सर मैं क्यों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहूं? तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक रेडियो खरीदा। अब रेडियो खरीदा तो ऐसा तो मेरा टारगेट नहीं है ना कि मैं सिर्फ एक ही चैनल सुनूंगा, मैं एक से ज्यादा चैनल सुनना चाहता हूं। तो केस 1 में एक रेडियो चैनल जो है वो 1000 किलोहर्ट्ज पे ट्यून्ड है। मैं 2 रेडियो चैनल सुनना चाहता हूं। पहला रेडियो चैनल जो है हमारा वो 1000 किलोहर्ट्ज पे है। बैंडविड्थ तो हम जानते हैं कि बैंडविड्थ फिक्स है, क्योंकि मैं AM की बात कर रहा हूं, तो जो हमारा बैंडविड्थ है वो 10 किलोहर्ट्ज ही होना है। ठीक है, तो केस 1 में मैं चाहता हूं एक रेडियो चैनल जो 1000 किलोहर्ट्ज पे रहे। तो बैंडविड्थ हमारा 10 किलोहर्ट्ज फिक्स है AM के केस में, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे एम्पलीफायर की क्या होनी चाहिए? हमारे ट्यून एम्पलीफायर की क्वालिटी फैक्टर 1000 के बाई 10 के इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ।
QR इज इक्वल टू 1000K/10K इक्वल टू 100। अब मान लो मैं चाहता हूं मैं दूसरा चैनल भी सुनूं। अब क्योंकि मैं आपका 450 से लेके 1650 के बीच में किसी भी चैनल पे जा सकता हूं, जो कि FCC का रेगुलेशन है, तो मान लो दूसरा चैनल 600 किलोहर्ट्ज पे सिचुएटेड है। जो दूसरा चैनल जो मैं सुनना चाहता हूं वो 600 किलोहर्ट्ज पे सिचुएटेड है। तो इसके लिए मुझे कितने क्वालिटी फैक्टर का आपका एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा? तो क्वालिटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगेन FR बाई बैंडविड्थ दैट इज 600K/10K इज इक्वल टू 60। यानी मैं अगर दो चैनल सुनना चाहूं, सिर्फ दो चैनल, जबकि एक रेडियो में दो से कहीं ज्यादा चैनल होता है, मैं अगर दो चैनल सुनना चाहूं जो कि एक 1000 किलोहर्ट्ज पे है और दूसरा 600 किलोहर्ट्ज पे है, तो मुझे दो ट्यून एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, दोनों अलग अलग। एक का क्वालिटी फैक्टर 100 और दूसरे का क्वालिटी फैक्टर 60। इतना ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वालिटी फैक्टर आपका सेम हो नहीं सकता है। क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो तो चेंज हम कर नहीं सकते, एक बार बन गया तो फिक्स है वो ट्यून एम्पलीफायर। तो मुझे दो ट्यून एम्पलीफायर लगेगा। ऐसे ही अगर मान लो मुझे 10 रेडियो चैनल सुनने हैं तो मेरे को 10 ट्यून एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, तो मेरा सर्किटरी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये करते हैं कि क्वालिटी फैक्टर को फिक्स कर लेते हैं, कि मैं बोलूंगा कि मैं क्वालिटी फैक्टर चेंज नहीं करूंगा, आपको बाकी कुछ चेंज करना है तो कर लो। अब देखो, क्वालिटी फैक्टर आपने फिक्स कर लिया, मान लिया आपने बोल दिया कि नहीं सर मैं क्वालिटी फैक्टर 100 ही यूज करूंगा और इसी से मैं सारे रेडियो चैनल को सुनना चाहूंगा। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रांसमिट हो रहा है वो तो एक सेंटर लोकेशन से ट्रांसमिट हो रहा है। एक चैनल 1000 किलोहर्ट्ज पे और दूसरा चैनल 600 किलोहर्ट्ज पे, वो आपके हाथ में तो है नहीं, क्योंकि आप तो रिसीवर और ट्रांसमीटर तो हो नहीं। यानी आपकी FR भी फिक्स हो गई, तो बैंडविड्थ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में आपका बैंडविड्थ क्या होगा? अगर मैं देखूं तो क्वालिटी फैक्टर आपका फर्स्ट केस में 100 है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बैंडविड्थ हमारा क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR बाई क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ आपका 1000 किलोहर्ट्ज, FR आपका 1000 किलोहर्ट्ज है। तो बैंडविड्थ हमारा 10 किलोहर्ट्ज आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से हमने सुन लिया। सेकंड केस की बात करते हैं। अभी मैं सेम क्वालिटी फैक्टर वाला यूज करना चाहता हूं अपना कंपोनेंट, यानी हमारी क्वालिटी फैक्टर अभी भी 100 की 100 ही है, मगर मैं दूसरा चैनल सुनना चाहता हूं जो रेजोनेट कर रहा है, जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी 600 किलोहर्ट्ज है। तो इस केस में बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई क्वालिटी फैक्टर 600K/100 इज इक्वल टू 6 किलोहर्ट्ज। यानी जो आउटपुट पे हम बैंडविड्थ रिसीव करेंगे फर्स्ट केस में वो तो 10 किलोहर्ट्ज है, जो कि ट्रांसमिट हुआ था पूरा का पूरा हम रिसीव कर लेंगे, मगर सेकंड केस में हम सिर्फ 6 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ रिसीव कर पाएंगे, बाकी 4 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि हम क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसके चलते जब मैं दूसरे चैनल्स पे जाना चाहता हूं तो हमें बैंडविड्थ को कुर्बान करना पड़ता है। और बैंडविड्थ कुर्बान करना यानी इंफॉर्मेशन लूज करना, यानी अननेसेसरी नॉइस को बुलाना। और ये आपका ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी का सबसे मेजर ड्रॉबैक है, जिसके चलते आजकल ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स को नहीं यूज किया जाता। और इस ड्रॉबैक का एक नाम भी है। क्या है नाम? तो इस ड्रॉबैक को हम कहते हैं सेलेक्टिविटी। द सेलेक्टिविटी ऑफ ट्यून एम्पलीफायर इज पुअर। तो ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है क्या? बट एज Q कैन नॉट बी चेंज्ड, सो बैंडविड्थ विल बी चेंज्ड फ्रॉम रिक्वायर्ड 10 किलोहर्ट्ज टू 6 किलोहर्ट्ज। सेकेंड केस में हमारा बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है, उससे घट के 6 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। यानी हमारी जो सेलेक्टिविटी हो जाएगी ट्यून एम्पलीफायर की, वो आपकी काफी खराब हो जाएगी। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ट्यून एम्पलीफायर, और 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा द सेलेक्टिविटी ऑफ ट्यून एम्पलीफायर इज वेरी पुअर। यह आपका ट्यून एम्पलीफायर का ड्रॉबैक होता है। तो इस ड्रॉबैक को कैसे हटाया जाए? अब हटाना तो पड़ेगा इस ड्रॉबैक को। तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए आपका आया सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर और ट्यून एम्पलीफायर के अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ज्यादा चेंज नहीं है। जरा देखिए, यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर, ऑडियो एम्पलीफायर और स्पीकर है। यहाँ भी आपका डिटेक्टर यानी डीमॉड्यूलेटर, ऑडियो एम्पलीफायर और स्पीकर है। आउटपुट तो आपका सेम ही है। उसके बाद
यहाँ पे भी हमने एक आरएफ एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग सर्किट लगाया है और यहाँ पे हमारा एंटीना होगा, यहाँ पे हमारा एंटीना होगा। तो एंटीना आपका यहाँ भी है और यहाँ भी एक आरएफ एम्पलीफायर और ट्यूनिंग सर्किट है। अब ट्यून एम्पलीफायर में क्या था कि एक से ज्यादा आरएफ एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग सर्किट थी। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में उसकी जगह 3 एक्स्ट्रा ब्लॉक आते हैं। एक ब्लॉक है मिक्सर। अब मिक्सर है तो मिक्सर के लिए लोकल ऑसिलेटर तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, मिक्सर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और दूसरा होता है आईएफ एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड फिल्टर। ये क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। यानी अगर आपको ट्यून्ड एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम ध्यान में है तो काफी आसानी से आप सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का भी ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको बस 2 कंपोनेंट ऐड कर देना है। एक मिक्सर है तो उसका लोकल ऑसिलेटर अलग से होता है जिस फ्रिक्वेंसी पे वो आपका काम करता है, और दूसरा एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर और फिल्टर। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो मिक्सर कैसे काम करता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। मिक्सर क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मान लो यहाँ पे हमारा मिक्सर 9 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो उसके इनपुट पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई, अगर फ्रीक्वेंसी कंपैरेबल रेंज की हो तो वो आउटपुट में उसको सब्सट्रैक्ट कर देगा, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तो उसको एज इट इज पास कर देगा। जैसा कि यहाँ मैं देख रहा हूं इनपुट पे 10 मेगाहर्ट्ज और 10 किलोहर्ट्ज का 2 सिग्नल आ रहा है। क्योंकि 10 मेगाहर्ट्ज 9 मेगाहर्ट्ज के कंपैरेबल है तो मिक्सर का आउटपुट क्या हो जाएगा, 10 - 9 = 1 मेगाहर्ट्ज। और क्योंकि 10 किलोहर्ट्ज 9 मेगाहर्ट्ज के कंपैरेबल नहीं है तो 10 किलोहर्ट्ज एज इट इज पास हो जाएगा। ये होता है मिक्सर का काम। यानी बेसिकली अगर मैं सिंगल लाइन में बोलना चाहूं तो मिक्सर फाइंड्स द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर कंपैरेबल विद द इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड पासेस अदर फ्रीक्वेंसी एज इट इज। यह काम होता है मिक्सर का। तो मिक्सर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ एम्पलीफायर एंड फिल्टर। ये क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया एफसीसी रेगुलेशन के साथ, और वहां मैंने आपको थर्ड कॉलम में दिया था आईएफ फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स था, एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, वो चेंज नहीं थी। और एएम के केस में अगर आप ध्यान दो तो वो 455 किलोहर्ट्ज के बराबर थी। यानी यह जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वहां पे एफसीसी ने फिक्स किया है उसके हिसाब से ही सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर डिजाइन होते हैं। यानी ये एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रीक्वेंसी है 455 किलोहर्ट्ज। अब होता क्या है जरा समझते हैं। उसके पहले जो मिक्सर हम यहाँ यूज करने वाले हैं उस पर 2 कंडीशन लगाना है। सबसे पहले कि वो हमेशा डाउन कन्वर्सन करेगा। डाउन कन्वर्सन करेगा मतलब क्या, हमेशा एफएल में से एफएस को घटाएंगे, एफएल माइनस एफएस करेंगे। एफएस माइनस एफएल करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाता है इमेज फ्रीक्वेंसी का, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यानी मिक्सर का बस एक कंडीशन रखना है कि एफएल शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफएस, यानी जो मिक्सर का आउटपुट होगा वो एफएल माइनस एफएस के बराबर होगा। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की। तो अगर मैं बात करूं इस आईएफ फ्रीक्वेंसी की तो ये आईएफ क्या हो जाएगा, आईएफ विल बी इक्वल टू एफएल माइनस एफएस। मॉड यूज किया है क्योंकि आपका हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर एफएस बड़ा भी हो जाए तो भी मॉड करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अकॉर्डिंग टू एफसीसी के हिसाब से यह जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू फिक्स है 455 किलोहर्ट्ज फॉर केस ऑफ एएम रिसीवर। एएम रिसीवर में ये मेरे को 455 किलोहर्ट्ज ही रखना है। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और ये जो आईएफ एम्पलीफायर है ये कुछ नहीं, आपका सिंपल सा एक एम्पलीफायर ही है, रेडियो ट्यून एम्पलीफायर ही है जो बिल्कुल फिक्स है कि इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो 455 किलोहर्ट्ज है और कुछ नहीं। इसको कोई ट्यूनिंग व्यूनिंग कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ 455 किलोहर्ट्ज पे सेंटर्ड है और कुछ नहीं। यानी जो इनपुट पे 455 किलोहर्ट्ज आएगा उसको वो एम्पलीफाई करेगा, अगर उससे ज्यादा लेफ्ट राइट आएगा तो उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा। यह काम है आपका आईएफ एम्पलीफायर का। तो कैसे, बस ये 2 ब्लॉक मिक्सर और आईएफ एम्पलीफायर यूज करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जरा उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया आपका आईएफ एम्पलीफायर का अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी प्लॉट तो 455 किलोहर्ट्ज पे सेंटर्ड है और आपका 10 किलोहर्ट्ज उसका बैंडविड्थ हो जाएगा क्योंकि 10 किलोहर्ट्ज का हम डिजाइन करते हैं एएम के केस में। तो ये हो गया आपका आईएफ एम्पलीफायर। अब प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था उसको देखते हैं किस तरीके से ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर रिजॉल्व कर लेता है। तो पहले केस में लेके चलते हैं जब हमारा रिसीवर ट्यून था 600 किलोहर्ट्ज पे।
अब अगर मेरा रिसीवर 600 किलोहर्ट्ज पे ट्यून है, यानी ये जो एफएस आ रहा है, एफएस पे आपका 600 किलोहर्ट्ज आ रहा है, सैम्पलिंग जो एफएस जो है सोर्स की फ्रीक्वेंसी, वो है आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, वो है आपकी 600 किलोहर्ट्ज के बराबर। अब मुझे क्या है, आईएफ मेरा फिक्स है 455, तो क्या मैं यहां से एफएल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 455 किलो हर्ज इज इक्वल टू एफएल माइनस 600 किलो हर्ज, यानी इस केस में जो लोकल ऑसिलेटर है वो हमारा रहेगा 1055 किलो हर्ज पे। लोकल ऑसिलेटर यानी एक एक्सटर्नल सर्किटरी है जिसको मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं? तो लोकल ऑसिलेटर में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है, मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। तो एफएल लोकल ऑसिलेटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है इसकी 1055 किलो हर्ज। यानी जैसे ही मैं एक 1055 किलो हर्ज का लोकल ऑसिलेटर जनरेट करूंगा, जो इनपुट पे आपका 600 किलो हर्ज आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा 455 किलो हर्ज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे, और ये 455 किलो हर्ज वाली इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ये आईएफ एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देगा और बाकी आगे का काम आपका डीमॉड्यूलेटर आसानी से कर लेगा। तो पहला चैनल तो काफी आसानी से काम हो गया, इसमें क्यू फैक्टर का कहीं जिक्र भी नहीं आया रिसीवर को जब मैंने 600 किलो हर्ज पे ट्यून किया। अब मान लो केस 2 लेके चलते हैं, रिसीवर को मैंने 1000 किलो हर्ज पे ट्यून कर दिया, यानी अब ये जो एफएस आ रहा है वो 600 ना आके 1000 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल से अपने लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे। ट्यूनिंग तो करते हैं ना हम चैनल 1 से चैनल 2 पे जाने के लिए, तो बस वही यहाँ पे हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे। तो कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? सिंपल सा इस फॉर्मूले पे रख दो। आईएफ तो फिक्स है 455, तो 455 इज इक्वल टू एफएल माइनस 1000, दैट इज लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1455 किलो हर्ज। यानी अगर आप 1455 किलो हर्ज का एक लोकल ऑसिलेटर को 1455 किलो हर्ज पे आप अगर ट्यून कर दोगे, तो फिर से ये जो इनपुट पे 1000 किलो हर्ज पे आ रहा था वो वापस से 455 किलो हर्ज पे चला जाएगा और काफी आसानी से जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है उसको एम्पलीफाई करके अपना काम कर देगा और डिमॉड्यूलेटर अपना डिमॉड्यूलेट कर देगा। यानी जो प्रॉब्लम सेलेक्टिविटी का आ रहा था हमारे ट्यून्ड एम्पलीफायर के केस में, जहां हमारा बैंडविड्थ घट जा रहा था, यहां पे वो प्रॉब्लम कैसे हटाया गया? हमने बोला हमारा जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है वो बेसिकली इस बार आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है और इसको मैंने फिक्स कर दिया है कि 455 किलो हर्ज पे है, यानी एक बार डिजाइन कर दिया 455 किलो हर्ज पे, बस अब उससे ज्यादा नहीं। अब जो इनपुट पे आएगा डिफरेंट डिफरेंट चैनल, उसी को मैं चेंज करके हर एक को 455 किलो हर्ट्ज पे लाऊंगा। यानी आप इनपुट पे कोई भी चैनल भेजो, 600 भेजो, 1000 भेजो, 1200 भेजो, 1300 भेजो, सबको मैं डाउनग्रेड करके 455 किलो हर्ट्ज पे ले आऊंगा और 455 किलो हर्ट्ज पे मेरा ये ट्यून एम्पलीफायर जो कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जिसका नाम दिया गया है काम करेगा, वो एम्पलीफाई करेगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया, रिमूव किया गया। मगर साथ में यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आया। कौन सा प्रॉब्लम आया? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया उसको हम कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम क्या है, जरा इसकी बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। मान लिया हमारे पास 3 चैनल है, मतलब रेडियो है और रेडियो पे 3 चैनल पे आपका 3 रेडियो का चैनल है। एक है 600 किलो हर्ट्ज पे, एक है 1000 किलो हर्ट्ज पे और एक है 1600 किलो हर्ट्ज पे। तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूं कि मेरा लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो, क्योंकि आईएफ का फ्रीक्वेंसी तो 455 फिक्स है, तो कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए मैं मान ले रहा हूं कि आईएफ की फ्रीक्वेंसी 500 किलो हर्ट्ज है। तो जरा देखते हैं तीनों में लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। IF इज इक्वल टू FL माइनस FS, मॉड ऑफ FL माइनस FS इज इक्वल टू 500 किलो हर्ट्ज। अब मान लो यहाँ FS यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैंने 600 रख दिया, तो 600 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा मेरा FL? 600 प्लस 500 1100 के बराबर। अगर 1000 रख दिया तो 1000 प्लस 500 1500 के बराबर। और अगर 1600 रख दिया तो FL माइनस 1600, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, यहाँ FL माइनस FS इज इक्वल टू 500, तो हाँ ये मॉड है। FL को हमने क्या रखा 1100, अब 1100 में से आपका 500 जाएगा तो 600 आएगा, बिल्कुल सही। फिर 1500 में से 500 जाएगा तो 1000 आएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ मैं FL क्या रखूँ, जरा सोचो, जरा सोचिएगा।
अगर मैं यहाँ पे FL अपना 1100 ही रखता, अगर 2100 रखूंगा तो आ जाएगा, 2100 में से 1600 गया, 500 आया। अगर मैं 1100 रखता तो क्या आ जाएगा, 1100 में से 1600 जाएगा -500, और -500 का मॉड वापस से 500 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। यानी प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम यह हुआ कि जो चैनल आपका 600 किलो हर्ट्ज पे था और जो चैनल आपका 1600 किलो हर्ट्ज पे था, दोनों को जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है सेम हो गई, दोनों की लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 1100 हो गई। यानी जैसे ही मैं लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 1100 पे ट्यून करूंगा, दोनों चैनल 600 वाला और 1600 वाला दोनों कैच होने लगेगा और दोनों आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों ओवरलैप करके नॉइस क्रिएट कर देगा। तो यह प्रॉब्लम होता है और इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको कंडीशन रखा था मिक्सर का, क्या, FL शुड बी ग्रेटर देन FS, द लोकल फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन FS। अगर आप यह कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो यहाँ पे 1100 और 1600 आपका पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोकल ऑसिलेटर इस केस में अगर आप देखो तो FS से छोटा हो जा रहा है। मगर मान लो यह कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर पाए क्योंकि ट्रांसमीटर तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। अब FCC ने अलाउ किया है 450 से 1600 के बीच में ट्रांसमिट करने का, तो ट्रांसमीटर तो कहीं भी ट्रांसमिट कर सकता है, लोकल ऑसिलेटर आपके हाथ में है मगर सोर्स फ्रीक्वेंसी तो आपके हाथ में नहीं है। तो मान लिया कि अब कोई ऐसा केस बन गया जहां आपका FL FS से बड़ा नहीं है, यानी FL इज लेस देन FS, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो हो जाता है उसको हम कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इस इमेज फ्रीक्वेंसी के प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाए, जरा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले, क्या मैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल के लिए डायरेक्टली इमेज फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं? तो देखो फॉर्मूला मुझे यहां से क्लियर दिख रहा है। अगर मेरा चैनल था 600 किलो हर्ट्ज, अगर मेरा चैनल था 600 किलो हर्ट्ज, सोर्स फ्रीक्वेंसी थी 600 के, तो इसकी जो इमेज फ्रीक्वेंसी आई वो आ रही है 1600 के। क्यों? क्योंकि 600 के पे अगर मैं 2 टाइम्स IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने 500 लिया, तो 2 टाइम्स IF ऐड कर रहा हूँ, FS प्लस 2 टाइम्स IF, तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FSI पे पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं आपका इमेज फ्रीक्वेंसी पे आ जा रहा हूँ FS प्लस 2 टाइम्स IF, 600 प्लस 2 इंटू 500, 2 टाइम्स IF। क्यों? एक बार IF आ रहा है आपका FS से मल्टीप्लाई करने के लिए, से माइनस करने के लिए, और एक बार आ रहा है FSI से माइनस करने के लिए, ठीक है। तो FS प्लस 2 टाइम्स IF इज इक्वल टू FSI, आपका यहां से फॉर्मूला आता है। यानी अगर मुझे इमेज फ्रीक्वेंसी निकालना है किसी भी पर्टिकुलर चैनल का, तो मैं मैथमेटिकली उसे निकाल सकता हूं। FSI इज नथिंग बट द चैनल फ्रीक्वेंसी दैट इज FS प्लस 2 टाइम्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो हम यूज कर रहे हैं, जो कि जनरली 455 किलो हर्ट्ज होता है। यहाँ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने 500 किलो हर्ट्ज लिया था। तो FSI इज इक्वल टू FS प्लस 2 IF, यह फॉर्मूला होता है इमेज फ्रीक्वेंसी का। तो इस इमेज फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हटाया जाए? तो इमेज फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करना भी काफी आसान है। यहाँ पे इस इमेज फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है, मिक्सर के पहले 2 एक्स्ट्रा सर्किट लगा देते हैं और ये आपके ट्यून एम्पलीफायर्स होते हैं, TA1 और TA2। तो ये जो ट्यून एम्पलीफायर होते हैं, ये ट्यून एम्पलीफायर हमारे सोर्स फ्रीक्वेंसी यानी FS पे सेंटर्ड होते हैं। तो जो भी चैनल, जो भी इंफॉर्मेशन आपका, फॉर एग्जांपल मैं 600 सुनना चाहता हूं, मैं 600 किलोहर्ट्ज सुनना चाहता हूं और 1600 को मैं आपका चाहता हूं कि न सुनूं, 1600 किलोहर्ट्ज वाला रिजेक्ट हो जाए। तो पहले क्या आ रहा था, डायरेक्टली 600 में मिक्सर पे दे रहा था, 600 किलोहर्ट्ज पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा था 600 या 1600 पे, डायरेक्टली उसको मैं मिक्सर पे दे रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी 600 पे आ रहा है उसको पहले एक ट्यून एम्पलीफायर पे दे रहा हूं जो उसको मान लो 10 टाइम्स का गेन प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले उसका एम्पलीट्यूड 600 पे मान लो 1 वोल्ट आ रहा था, तो अब यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट आ जाएगा, और फिर उसको और 10 टाइम्स गेन प्रोवाइड कर रहा है ट्यून एम्पलीफायर 2। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ गया, जो इनपुट पे 1 वोल्ट था, वो अब 100 वोल्ट होके मिक्सर पे आ रहा है 600 के वाला। और 1600 के पे भी आपका मान लो 1600 के का भी 1 वोल्ट आ रहा था। तो ये जो ट्यून एम्पलीफायर है वो 600 के पे सेंटर्ड है, 1600 पे नहीं। तो 600 के को वो 10 गुना गेन दे रहा है और 1600 को एज इट इज पास कर दे रहा है।
तो जो पहले 1 वोल्ट आ रहा था वो ट्यून एम्पलीफायर से पास होके 1 वोल्ट हुआ और ट्यून एम्पलीफायर 2 से पास होके भी 1 वोल्ट हुआ। तो अब मिक्सर के इनपुट पे अगर आप ध्यान दीजिए तो अभी भी दोनों चैनल आ रहे हैं। मिक्सर के इनपुट पे अभी भी आपका सोर्स फ्रीक्वेंसी 600 के वाला भी आ रहा है और 1600 के वाला भी आ रहा है, मगर 600 के वाला जो है वो आपका 100 वोल्ट आ रहा है, एम्पलीफाई होके आ रहा है, मगर 1600 के वाला एज इट इज आ रहा है। तो 100 वोल्ट वाला क्योंकि एम्पलीफाई होके आ रहा है तो जो आउटपुट होगा उसमें उसका वैल्यू ज्यादा होगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे उसकी कंपोनेंट्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू 1 वोल्ट, जो कि काफी कम एम्पलीट्यूड हो जाएगा एज कंपेयर टू द सोर्स फ्रीक्वेंसी। यानी सिंपल सा मिक्सर के पहले दो ट्यून एम्पलीफायर जिस फ्रीक्वेंसी पे हम चाहते हैं अगर मैं लगा दूं तो किसी भी इमेज फ्रीक्वेंसी को हम करस्पॉन्डिंगली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट होता है सप्रेशन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप सप्रेस कर सकते हो। और किस तरीके से आप इमेज फ्रीक्वेंसी सप्रेस कर सकते हो, तो आपने जो सर्किट डिजाइन किया है कितना वो कैपेबल है, वो उसको एक मैथमेटिकली एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पैरामीटर का नाम है इमेज रिजेक्शन रेशियो। इट स्पेसिफाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्यून एम्पलीफायर इन सप्रेसिंग द इमेज स्टेशन। जो इमेज स्टेशन है उसको कितना इफेक्टिवली आप सप्रेस कर सकते हो वो यह बताता है। और यह आपका IRR जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो IRR इज इक्वल टू गेन ऑफर्ड एट द रिक्वायर्ड सोर्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय गेन ऑफर्ड एट द इमेज फ्रीक्वेंसी FSI। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला भी आपका आता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर है तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, तो क्यू तो क्वालिटी फैक्टर होता है जो कि फिक्स होगा एक ट्यून एम्पलीफायर का। पी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, P is equal to FSI by FS minus FS by FSI, that is image frequency by the source frequency जिस पे आप एम्पलीफाई करना चाहते हो माइनस सोर्स फ्रीक्वेंसी बाई इमेज फ्रीक्वेंसी। एक बात ध्यान रखिएगा, P की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, FSI आपकी बड़ी हुई तो बड़ा बटा छोटा, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका ज्यादा बड़ा आएगा और ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तभी तो रिजल्ट P का पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आपको P याद रखना है, P इज इक्वल टू FSI बाई FS माइनस FS बाई FSI। और इमेज रिजेक्शन रेशियो अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, वेयर क्यू इज द क्वालिटी फैक्टर। अब जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था, मैंने 2 ट्यून एम्पलीफायर लगाया था, कई बार 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 ट्यून एम्पलीफायर भी लगाते हैं। तो आपका ओवरऑल अल्फा कितना होगा, तो ओवरऑल अल्फा के लिए आपको सारे इंडिविजुअल अल्फाज को, सारे इंडिविजुअल इमेज रिजेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। ध्यान दीजिएगा, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम से। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव जो मैंने अभी तक आपको समझाया, और दूसरा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बस कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपोनेंट क्या बता रहा है और डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। गिवन है अ रिसीवर इज ट्यून्ड एट 1200 किलोहर्ट्ज स्टेशन, यानी बेसिकली आपको बोल रहा है आपका सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो 1200 किलोहर्ट्ज है। इफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 455 किलोहर्ट्ज, IF आपको गिवन है। पूछा गया है फाइंड FL एंड FSI। FL यानी लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और FSI यानी इमेज फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है, यानी आपको यह 2 फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दैट इज सॉल्व करेंगे तो 455 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू FL जो हमें पूछा गया है माइनस FS हमारा यहाँ पे 1200 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ हमारा जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 1200 प्लस 455 दैट इज 1655 किलोहर्ट्ज के बराबर होगी। दूसरा आपसे FSI पूछा है, FSI का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, FSI इज इक्वल टू FS प्लस 2IF दैट इज FSI इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी आपका है 1200 किलोहर्ट्ज प्लस 2 टाइम्स IF दैट इज 2 टाइम्स 455, तो वो हो जाएगा 450 का 900 910, तो 1209 2110 किलोहर्ट्ज, ये हो जाएगा आपका
FSI दैट इज द इमेज फ्रीक्वेंसी। तो काफ़ी आसानी से फॉर्मूले पे पुट करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है रिसीवर इज ट्यून्ड एट 555 किलोहर्ट्ज स्टेशन, यानी FS की वैल्यू आपकी गिवन है 555 किलोहर्ट्ज स्टेशन एंड करस्पॉन्डिंग FL इज गिवन एज 1010 किलोहर्ट्ज। FL भी आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर नहीं भी दिया रहता तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते थे, IF को 455 रखते प्लस इधर 555 चला जाता, सम आपका 1010 के बराबर आ जाता, यानी FL भी आपको पता चल गया। अब फर्स्ट बिट है फाइंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, फाइंड IF एंड FSI। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो आप देख ही रहे हो 455 किलो हर्ज है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, FL इज इक्वल टू 1010 माइनस में 555, तो 455 ही आएगा, ये तो आपका फिक्स वैल्यू है। तो IF आपका निकल गया 455 किलो हर्ट और FSI निकालना है, तो FSI इज इक्वल टू FS प्लस 2IF। FS की वैल्यू आपकी है 555 और इसमें आप 2IF यानी 2 टाइम्स 455 यानी 910 जोड़ दोगे तो 9 5 1465 किलो हर्ज, 1465 किलो हर्ज, ये हो जाएगा आपका FSI का वैल्यू। दूसरा है फाइंड IRR दैट इज इमेज रिजेक्शन रेशियो इफ क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 50। Q की वैल्यू दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है IRR की वैल्यू। तो IRR का फॉर्मूला आप जानते हो, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अब Q की वैल्यू पता है, P निकालना है। P इक्वल टू क्या होगा, FSI बाई FS माइनस FS बाई FSI। ऐसे याद रखने में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बाई लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट कितना आया, FSI हमारा 1465 आया था, डिवाइडेड बाई लो फ्रिक्वेंसी कितनी है 555 माइनस 555 बटा 1465, तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां से मेरा P निकल जाएगा, इस P को स्क्वायर करेंगे, Q की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू 50 है, Q को स्क्वायर करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वहां से हमारा इमेज रिजेक्शन रेशियो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ गिवन है अ रिसीवर इज ट्यून टू 700 किलो हर्ट्ज, यानी आपको FS गिवन है 700 किलो हर्ट्ज करस्पॉन्डिंग टू इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1700 किलो हर्ट्ज, यानी यहाँ पे आपको FSI भी गिवन है, FSI इज इक्वल टू 1700 किलो हर्ट्ज। फर्स्ट बिट है फाइंड द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। देखिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपको फिक्स ही रखना है 455 किलो हर्ट्ज, मगर क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है, आइडियल केस में तो वो फिक्स ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हो आंसर क्या आ रहा है। तो FSI की वैल्यू आपको गिवन है 1700 किलो हर्ट्ज, यहाँ रखते हैं 1700 इज इक्वल टू FS है आपकी 700 प्लस 2 टाइम्स IF। तो यहां से कैलकुलेशन आसानी हो जाए, इसीलिए हम यहां से अगर निकालें तो आपको IF की वैल्यू डिजाइन किया गया है कि IF आपका 500 किलो हर्ट्ज हो जाए। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 500 किलो हर्ट्ज। अगर नहीं गिवन है तो अपने को 455 रखना है। ये एग्जामिनर समझ के चल रहा है कि आपको याद है। जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट टेबल जो FCC का है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वैल्यूज उसके आपको याद होने चाहिए। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपकी 500 किलो हर्ट्ज के बराबर है। इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 500 इज इक्वल टू लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस FS है आपका 700 के बराबर, यानी जो आपका FL हो गया वो हो जाएगा 1200 किलो हर्ट्ज के बराबर। लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी आपका 1200 किलो हर्ट्ज है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 500 किलो हर्ट्ज है। अब यहाँ पे जो दूसरा बिट है उसमें बोल रहा है फाइंड IRR इफ टू ट्यून एम्पलीफायर्स हैविंग Q ऑफ 60 एंड 80 आर कैस्केडेड। तो इस केस में दो ट्यून एम्पलीफायर को यूज किया है। पहले का जो आपका अल्फा है, जो क्वालिटी फैक्टर है वो 60 है और दूसरे का क्वालिटी फैक्टर 80 है, और अब आपको टोटल IRR बताना है। यानी यहाँ पे मुझे दो अल्फा निकलेगा, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। तो अल्फा 1 कैसे निकलेगा, दोनों के लिए मुझे P तो निकालना ही पड़ेगा। तो P तो अपना फिक्स होने वाला है, P इज इक्वल टू FSI दैट इज 1700 बाई FSI बाई FS। तो FS है हमारा 700 माइनस 700 बाई 1700, ये हो गया हमारा P का वैल्यू। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो 1700 बाई 700 ये हो गया 2.42 माइनस 700 बाई 1700 ये हो गया 0.41, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर, लगभग में आपका 2 के बराबर आ गया P की वैल्यू।
ठीक है। अब मैं अगर अल्फा 1 निकालूं तो अल्फा 1 क्या होगा, अल्फा 1 इज स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर दैट इज 4 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज 3600। अब जरा ध्यान दो, क्या ये 3600 इंटू 4 के सामने 1 बहुत छोटी वैल्यू है, तो आप इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। जनरली पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के सामने 1 बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो अल्फा को आप डायरेक्टली पी इंटू क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली पी इंटू क्यू लिखूं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू 60 120 के बराबर अल्फा 1। और अगर मैं एग्जैक्टली सॉल्व करूं तो एग्जैक्टली हमारी वैल्यू आ रही है 3600 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 3600 इंटू 4 प्लस 1 यानी 14401 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 14401 हमारी वैल्यू आ रही है। अगर एग्जैक्टली सॉल्व करूं तो 120.004। तो अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू जनरली पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से काफी छोटी होती है। सिमिलरली अगर अल्फा 2 की वैल्यू बोलूं तो ये पी इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। पी तो फिक्स है क्योंकि एफ एस आई और एफ एस तो फिक्स है, क्यू चेंज हुआ है, क्यू इस केस में आपका 80 हो गया है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 160 के बराबर हो गया। तो इमेज रिजेक्शन रेशियो अगर मैं सिर्फ एक ट्यून एम्पलीफायर यूज करूं तो 120 है। यानी जो आपका, इसका कहने का मतलब ये है कि जो एफ एस फ्रीक्वेंसी है उसको 120 टाइम ज्यादा गेन मिल रहा है एज कंपेयर टू एफ एस आई फ्रीक्वेंसी पे जो कंपोनेंट है। बट अगर मैं दो यूज कर दूं, अल्फा 1 अल्फा 2, तो हमारा इमेज रिजेक्शन रेशियो कितना हो जा रहा है, 120 इंटू 160 यानी बात में बता 19,200। यानी जो फ्रीक्वेंसी, जो इंफॉर्मेशन आपका एफएस पे आ रहा है उसको हम 19,200 टाइम्स ज्यादा गेन दे रहे हैं एज कंपेयर टू दैट फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग एट 1700 किलोहर्ट्ज, दैट इज द इमेज फ्रीक्वेंसी। और इस तरीके से आपका कंप्रेस हो जा रहा है, जो इमेज फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है वो आपका रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, काफी रिसेंट एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ध्यान से सॉल्व कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का। इसके बाद अगर रिसीवर्स की बात करें तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच रहा है प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस फिल्टर्स का। तो ये प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस जो हम यूज करते हैं, यह हम ऑडियो सिग्नल की फिडेलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अब ये फिडेलिटी क्या होता है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मैंने एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया, जो ट्रांसमीटर है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, यानी पूरा का पूरा जो ऑडियो रेंज हम सुनते हैं उस पर ट्रांसमिट कर रहा है। अब आपके पास दो रिसीवर है, एक रिसीवर जो है वो 20 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक ही काम कर रहा है, यानी इनपुट पे जो इंफॉर्मेशन 20 से 15 किलो हर्ट्ज के बीच में आएगा उसको रिसीव करेगा। और दूसरा रिसीवर जो है वो इनपुट पे 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो भी आएगा उसको रिसीव कर लेगा। तो दोनों में से अच्छा रिसीवर कौन है? ऑफ कोर्स दूसरा वाला रिसीवर ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा रिसीवर है वो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज को आपको काफी आसानी से रिसीव कर रहा है। तो हम कहते हैं सेकंड रिसीवर की फिडेलिटी अच्छी है। तो अगर मैं फिडेलिटी का डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा? इट स्पेसिफाइज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर to reproduce all the possible frequency components of the transmitted audio signal। यानी यह रिसीवर की उस क्वालिटी को बताता है कि वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो ट्रांसमिट हुए सारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उसको वो आपका रिकवर बैक कर पा रहा है या नहीं। तो जितनी अच्छी फिडेलिटी उतना अच्छा रिसीवर। अब यहाँ पे केस आता है प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस का, क्योंकि हम नॉइस को डील करते हैं। तो प्री इम्फेसिस क्या होता है, इस डेफिनेशन को पढ़ने के पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन, ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है और मैं इसको ट्रांसमिट करना चाहता हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं जो नॉइस होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा इफेक्ट करता है, और हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है वो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। यानी अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो लो फ्रीक्वेंसी पे, यानी जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और जैसे ही मैं हाई जा रहा हूं वहां पे हमारा एम्पलीट्यूड आपका कम हो रहा है। तो जैसे ही मैं हमारी फ्रीक्वेंसी हाई जा रही है तो हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है और नॉइज भी यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो पक्की बात है ये वाला जो रेंज है हाई फ्रीक्वेंसी वाला,
ये वाला रेंज आपका बहुत ज़्यादा अटेन्यूएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर डबल मार, दोहरी मार पड़ रही है। एक तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी यहाँ कम है, और दूसरा जो नॉइस है उसका एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या किया जाए ताकि ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम वापस पा सकें? तो सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन किया जाता है। सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन मतलब क्या? जो लो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वहां पे नॉइस का उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसको एज इट इज पास कर दो, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई कर दो, उसका जो एम्पलीफिकेशन जो वोल्टेज रेंज है उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मान लो एक फिल्टर मैंने इस तरीके का डिजाइन किया, जो लो फ्रीक्वेंसी को एज इट इज 1 का गेन दे रहा है, यानी जो इनपुट पे वो आउटपुट पे, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वैसे ही वो उसका गेन भी इंक्रीज कर रहा है। एक इस टाइप का फिल्टर मैंने डिजाइन कर लिया। इस फिल्टर को हम कहते हैं आपका बेसिकली प्री इम्फेसिस सर्किट। तो अब जरा डेफिनेशन पे चलते हैं। Pre-emphasis is the process of optimal boosting of high frequency component of message signal to increase corresponding signal to noise ratio. It will be done in the transmission before modulation. यह हम ट्रांसमीटर पे यूज करते हैं मॉड्यूलेशन के पहले, मॉड्यूलेट करने के पहले मैसेज सिग्नल जो है हमारा, जो कि 0 से FM के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से FM में भी जो FM के करीब है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है मैसेज सिग्नल का, उसको हम आपका सिलेक्टिवली एम्पलीफाई कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्री इम्फेसिस फिल्टर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नॉइस होता है, नॉइस का इफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा होता है, तो इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है मैसेज के केस में, तो इसीलिए उसके एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा जो नॉइस, जो पहले मैसेज सिग्नल का शेप कुछ इस तरीके का था, अब हमारा शेप मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और उसके बाद हम ट्रांसमिट करेंगे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? यानी ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ये किस तरीके से प्रैक्टिकली रिलाइजेबल है? तो सिंपल सा आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में, और आउटपुट दूसरे रेजिस्टेंस के हिसाब से लोगे, तो इस सर्किट को जब आप लैप्लास डोमेन में जाके एनालाइज करोगे, जो कि कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, तो आप देखोगे इसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके का आएगा। ω2/ω1 gω+ω1 डिवाइडेड बाई gω+ω2। ω1 हो गया लो फ्रीक्वेंसी, ω2 हो गया आपका हाई फ्रीक्वेंसी। यानी 0 से लेके ω1 तक एज इट इज पास करेगा, ω1 से लेके ω2 तक वो बूस्ट करेगा, फिर ω2 के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यह आपका इस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, और यह आपका उसका प्लॉट है। तो ये हो गया प्री इम्फेसिस सर्किट। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है डी इम्फेसिस सर्किट। क्यों? क्योंकि यह मैंने ट्रांसमिट कर दिया, अब मैं रिसीवर में यह तो नहीं रिसीव करना चाहता हूं ना, मैं तो अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल वापस करना चाहता हूं। तो इसी का जस्ट उल्टा होता है डी इम्फेसिस सर्किट। दैट इज डी इम्फेसिस इज द रिवर्स ऑफ प्री इम्फेसिस टू गेट बैक द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। इट विल बी डन इन द रिसीवर आफ्टर डीमॉड्यूलेशन। यानी डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, उसके बाद ये काम हम करने वाले हैं डी इम्फेसिस का। तो डी इम्फेसिस में हम क्या करना चाहते हैं? जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो बूस्टेड मिल रहा था, उसको वापस से नॉर्मल रेंज पे लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको तो कुछ अफेक्ट करना ही नहीं चाहते, उसको एज इट इज 1, और जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का, उसको मैं अटेनुएट करना स्टार्ट कर दूंगा, यानी एम्पलीफिकेशन 1 से कम देना स्टार्ट कर दूंगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की तरीके का आ जाएगा। तो इसके लिए सर्किटरी क्या है? सर्किटरी इसके लिए भी सेम है, बस वहां पे हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ले रहे थे, यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस आउटपुट लेना है, और कुछ नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हो ट्रांसफर फंक्शन में, सबसे पहले ω_L के पहले आपका गेन जो है वो 1 रख लो, और उसके बाद आपको गेन को डिक्रीज कर देना है। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा ω1/gω+ω1। तो इस तरीके से आपका डी इम्फेसिस सर्किट काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने रेडियो रिसीवर स्टार्ट किया, हमने ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा कि ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर देखा, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में जो इमेज फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम था उसको देखा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखा। फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और IRR यानी इमेज रिजेक्शन रेशियो के बारे में जाना। उसके बाद हमने सिस्टम की फिडेलिटी और सेलेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका डी इम्फेसिस फिल्टर और प्री इम्फेसिस फिल्टर की भी कहानियां पढ़ी, और उसको भी हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एंगल मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक टॉपिक बच रहा है, जो कि
नॉइस यानी AM जो आपके एनालॉग मॉड्यूलेशन के सिस्टम है उनमें नॉइस का क्या इफेक्ट होता है, बोथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यह अभी तक मैंने कवर नहीं किया है। तो जब नॉइस का कंपोनेंट कवर हो जाएगा उसके बाद इसको कवर किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए, गुड डे।